अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इमेजिन करो कि आप साल 2014 के अंदर एक आईफ़ोन ख़रीदना चाह रहे हो जो 50,000 रुपीज़ का मिलता है और आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। 10 साल बाद 2024 में आप 50,000 रुपये जमा कर लेते हो, लेकिन अब आप देखते हो कि उस फ़ोन का प्राइस 50,000 से बढ़ के 70,000 हो गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब उस फ़ोन के प्राइस में इन्फ्लेशन हो गया है। मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ आपको ज़्यादा पैसा चाहिए वही चीज़ें ख़रीदने के लिए जो आप इन्फ्लेशन से पहले ख़रीद सकते थे। यानी जब मोबाइल फ़ोन 50,000 का मिलता था, अब महंगा हो गया है। अब आपको उसके हिसाब से अपना पैसा भी बढ़ाना होगा। एक और एग्जांपल देता हूं दोस्तों कि आप एक चाय का कप ख़रीदते हो 2023 के अंदर, लेकिन आप अगले साल 2024 में देखोगे वो चाय का कप जो कि 50 रुपीज़ का था वो अब 55 रुपीज़ का हो चुका है। तो इसका मतलब उस चाय के कप में 10% का इन्फ्लेशन हुआ है, यानी 10% महंगाई हुई है उस चाय के अंदर। कि पिछले साल उसका प्राइस 50 था, इस साल उसका प्राइस 55 रुपीज़ है। आइए इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन की टाइप्स देखते हैं दोस्तों। इन्फ्लेशन बहुत तरह की हो सकती है। सबसे पहले आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उस चीज़ में इन्फ्लेशन होने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग है और उस मांग को देखते हुए उसके प्राइसेस भी बढ़ा दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है और टिकट्स के लिए बहुत डिमांड है, बहुत लोग मैच देखना चाहते हैं, तो इस टिकट की डिमांड की वजह से इस टिकट के प्राइस बढ़ा दिए जाएंगे। इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं, जब डिमांड सप्लाई से बढ़ जाती है। नंबर 2 पर आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब किसी कंपनी या किसी बिजनेस को कोई प्रोडक्ट बनाना होता है। मतलब अगर किसी कंपनी को कोई प्रोडक्ट बनाना है और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, उन्हें जो सामान चाहिए, जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो उनको महंगे पड़े हैं, तो इसलिए जो प्रोडक्ट वो बनाएंगे उसका प्राइस भी बढ़ा कर देंगे। इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं दोस्तों। ये भी इन्फ्लेशन की एक मेन टाइप है। नंबर 3 पर आता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, मतलब किसी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ानी है, उसको अपने एम्प्लॉयज़ की वेजेस में इजाफा करना है, तो उस पैसे की कमी को कंपनसेट करने के लिए वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस भी बढ़ाएगी और इस तरह महंगाई हो जाएगी। इसको बिल्ट इन इन्फ्लेशन बोलते हैं। आप कुछ कॉजेज़ समझने की कोशिश करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन यानी महंगाई की क्या कॉजेज़ हो सकती हैं? नंबर 1 पर आता है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नोट छापना शुरू कर देती है, तो इसका यह मतलब नहीं कि गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, बल्कि इससे रुपए की वैल्यू भी गिरती जाती है और चीज़ें भी उस हिसाब से महंगी होती जाती हैं। ज़िम्बाब्वे ने 2008 या 9 में ऐसा करने की कोशिश की थी। ज़िम्बाब्वे में बहुत ज़्यादा नोट छपना शुरू हो गए थे, हालांकि वहाँ पे 1 बिलियन तक का नोट भी आ गया था, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ कंट्री को, बल्कि इन्फ्लेशन बढ़ा और लोगों की दिक्कतों में इजाफा हुआ। नंबर 2 पर आता है सप्लाई चेन डिसरप्शंस, जब किसी इलाके में कोई अर्थक्वेक, कोई नेचुरल डिज़ास्टर, कोई सैलाब वगैरह होता है, तो वहाँ पर चीज़ों की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस डिमांड की वजह से भी चीज़ों के प्राइस में इजाफा होने लगता है। इसको सप्लाई चेन डिसरप्शंस बोलते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि डिमांड की वजह से ही या मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से महंगाई होगी। इस महंगाई के पीछे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी देखे जाते हैं। नंबर 3 पर आता है इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, जब किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़्यादा प्राइस लगती है, तो उस प्राइस को कंपनसेट करने के लिए वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की प्राइस भी बढ़ा देते हैं। इस तरह इन्फ्लेशन देखने में आता है। नंबर 4 पर आता है इकोनॉमिक बूम होना। ये बहुत कॉमन चीज़ है। जब किसी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली ग्रो कर रही होती है। मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जब किसी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली लोगों के हाथ में पैसा आएगा, और लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोगों की डिमांड्स, लोगों के अखराजात बढ़ेंगे। तो इस बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसे कहते हैं इकोनॉमिक बूम इन्फ्लेशन, यानी इकोनॉमी बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन होना। अब इस इन्फ्लेशन के इफेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। इन्फ्लेशन के क्या असरात होते हैं हम सब पे। इन्फ्लेशन सबको मुतासिर करती है, लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से करती है दोस्तों। नंबर 1 पर आता है परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन की वजह से आपकी परचेजिंग पावर गिर जाएगी। मतलब कि आप अगर 10 बर्गर ख़रीद सकते हो अपनी सैलरी से, लेकिन अब इन्फ्लेशन हो गया है तो आप अपनी सैलरी से 8 बर्गर ख़रीद सकते हो। इसका मतलब आपकी परचेजिंग पावर गिर चुकी है। ये इन्फ्लेशन की वजह से होता है दोस्तों। नंबर 2 पर आता है सेविंग्स लॉस। आपने अपना पैसा जो बैंक में सेविंग के लिए रखा होता है, उसकी वैल्यू भी गिर रही होती है इन्फ्लेशन की वजह से। मतलब आपने अगर 1 लाख रुपया बैंक में सेव किया है और 10% का इन्फ्लेशन हुआ है, तो अब आपको अपना पैसा 1,10,000 करना पड़ेगा उतनी परचेजिंग पावर मेंटेन करने के लिए, वरना आपकी सेविंग्स की वैल्यू थोड़ी गिर जाएगी। नंबर 3 पर आता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो लोग जिनको सैलरी मिल रही होती है, तो टाइम के साथ साथ और इन्फ्लेशन के साथ साथ उनकी सैलरीज भी बढ़ी होती हैं, लेकिन जो रिटायर्ड मुलाजमीन होते हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए एक फ़िक्स पेंशन होती है,
इसलिए उनको इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्तों। तो रिटायर्ड मुलाजमीन का जो तबका है ये इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक कंट्री की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही होती, स्टैग्नेंट होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही होती है। इन्फ्लेशन रेट हाई होता है लेकिन इकोनॉमी डाउन होती है, ग्रो नहीं कर रही होती, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जब 1970s में वहाँ पे ऑयल क्राइसिस आया था तो उसकी वजह से वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, लेकिन इकोनॉमी अपनी जगह पर रुकी हुई थी, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था और साथ साथ महंगाई भी बढ़ी थी। एक फैक्ट बताता चलूँ कि वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका के कंट्री है, वहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई देखी जाती है। साल 2024 में वेनेजुएला के अंदर 99% महंगाई थी। उसके अलावा 2018 में वेनेजुएला के अंदर 63,374% इन्फ्लेशन रेट था, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों वेनेजुएला में लोग किस तरह सर्वाइव करते होंगे इस महंगाई के दौर। आपके जहन में ज़रूर ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या होगा अगर किसी भी कंट्री के अंदर 0% इन्फ्लेशन हो जाए। तो अगर 0% इन्फ्लेशन आए तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स के प्राइस तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इकोनॉमी भी ग्रो नहीं करेगी उस हिसाब से। तो इकोनॉमी जब ग्रो करती है तो नेचुरली इन्फ्लेशन भी थोड़ी ग्रो करती है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 0 पर है इसका मतलब इकोनॉमी भी ग्रो नहीं कर रही वहाँ की। फॉर एग्जांपल जापान में बहुत सालों से इकोनॉमी की बहुत कम रेट पर ग्रोथ हुई है, इसलिए इन्फ्लेशन भी वहाँ पे 0 के अराउंड ही रही है। नॉर्मली 0 से 1% या 2% तक पहुँच सकी है। अब दोस्तों ये समझते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए रिकमेंडेड इन्फ्लेशन कितनी होती है, यानी उस कंट्री के अंदर कितनी इन्फ्लेशन होनी चाहिए जो बेस्ट मानी जाती है। तो इसका आंसर है कि 2% से 4% के बीच में इन्फ्लेशन एक्सेप्टेबल है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जाए भी तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 6% तक जा सकती है। इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि 10% को भी क्रॉस कर दे, जिस तरह के पाकिस्तान के केस में है। पाकिस्तान में भी बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है, लेकिन 2 से 4% के बीच में ये इन्फ्लेशन रहना चाहिए। जिस तरह चाइना का इन्फ्लेशन है वहाँ पे 2 से 4% इन्फ्लेशन रहता है नॉर्मली 2% या 3% रहता है। एक फार्मूला आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यानी आप किसी भी चीज़ की जो नई प्राइस है महंगाई के बाद वो रखें माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आपको उस प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी इन्फ्लेशन हुई है उसका रेट पता चल जाएगा आपको। आप मंथली भी देख सकते हैं, आप एनुअली भी देख सकते हैं। अब दोस्तों ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन से बचा कैसे जाए, इन्फ्लेशन से हम कैसे फाइट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि हमारी गवर्नमेंट को एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी लानी होगी जिससे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, जैसे चाइना का सिस्टम है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल ना किया गया तो जिम्बाब्वे वाली हालत हो सकती है। उसके बाद आता है पर्सनल फाइनेंस स्ट्रेटजीज़। हम सबको एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिनके थ्रू हम इन्फ्लेशन से कम्बैट कर सकें। मतलब हमें रियल इस्टेट और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा। हम एक साइड बिजनेस खोल सकते हैं ताकि किसी भी सूरत में इन्फ्लेशन आ जाए तो हमारे पास इतना पैसा हो कि हम इन्फ्लेशन को कोप अप कर सकें। ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है दोस्तों। कंक्लूजन में मैं कहना चाहूँगा कि हर कंट्री को इन्फ्लेशन फेस करना पड़ता है। इन्फ्लेशन एक कम्प्लेक्स सिचुएशन होती है हर कंट्री के लिए, जो कि सबको अफेक्ट करती है डिफरेंटली। हम इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इन्फ्लेशन के जवाब में अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारा रिस्पॉन्स एक्यूरेट है और स्ट्रेटजी बनाकर चल रहे हैं, हम इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ एक स्ट्रेटजी से चल रहे हैं, तो हम इन्फ्लेशन को कम्बैट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आपके जहन में किसी भी किस्म का ओपिनियन है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।